Hello students, today we are going to start the laws of chemical combination. This is part 1 of the video where we are going to study the topic law of conservation of mass and we'll solve a few numericals related to this law. So let us start. So before we start the law of conservation of mass, we know that the most important aspect of chemistry is the study of the chemical reactions. So what are chemical reactions? A chemical reaction happens when one or more chemicals they are changed into one or more other chemicals. जब एक या एक से ज्यादा chemicals क्या करते हैं combine करते हैं या उनमें break होता है atoms bonds का breakage होता है तो वो क्या करते हैं नए chemicals का formation करते हैं. जैसे अगर हम example consider करें, let us take zinc and sulfuric acid. So here zinc and this sulfuric acid they are considered as the reactants. So these two here are the reactants. ये क्या करेंगे? They'll combine together and then they'll form the product. So they're here this zinc sulfate and this hydrogen gas which is liberated here. These are known as the products. So this is a type of a chemical reaction. So these chemical reactions they take place according to certain laws. Fine. So the first law that we are going to study is the law of conservation of mass. So law of conservation of mass, it was given by Antoine Lavoisier in 1789. तो लेवोसियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेसिस पे उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हमें पता है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और हमें पता है केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाना वो एक फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जिनमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे अगर ये हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज अ केमिकल चेंज. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि हमने अगर यहाँ पे जितना भी मास लिया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स में उतना ही मास आएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का. तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जो मास है वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा. तो इन ऑल द फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. और क्या बोल सकते हैं दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये क्या है मैटर है, तो यहाँ पे ये जो मैटर है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये जो लॉ है इसको हम और क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि अगर हमने कोई भी केमिकल लिया है, जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं वाई, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क में हमने y एक सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने x एक दूसरे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया है x, और हमने उनको क्या किया है ये सॉल्यूशन y में हमने वो टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से रखा है कि यहाँ पे ये दोनों केमिकल्स आपस में कंबाइन नहीं करेंगे और हमने उसको थ्रेड के साथ ज्वाइन करके रखा है. और ये कॉनिकल फ्लास्क को हमने कॉर्क से अच्छे से बंद कर दिया है. और जब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे वेट करेंगे जब ये केमिकल्स आपस में कंबाइन नहीं हुए हैं उससे पहले. तो सपोज यहाँ पे जो वेट आता है वो आता है W1, ठीक है, तो हमने इसको वेट किया एंड लेट द वेट इज W1 एंड उसके बाद विल लीव दिस टेस्ट ट्यूब. हम इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से इसमें ये जो केमिकल है उसको हम यहाँ पे x सॉल्यूशन को y सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा अब रिएक्शन होगा. रिएक्शन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में x एंड y क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा. अगेन हम इसको वेट करेंगे तो यहाँ पे जो ये वेट है अगर यहाँ पे ये W1 था तो यहाँ पे भी वेट कितना आएगा W1. दैट इज कि जब रिएक्शन हो गया है उसके बाद भी वेट में कोई भी चेंज नहीं है. सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट.
तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लॉ था ये वेरीफाई कैसे किया। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने लिया कि जब मैटर अंडरगो करता है कोई भी फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने क्या बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चाहे फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम कोई भी फिजिकल चेंज कंसीडर करते हैं, सो लेट अस सी आइस टू वाटर, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हमने यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे हमने आइस क्यूब्स ले लिए हैं, ठीक है, और इन आइस क्यूब्स को अब हम क्या करेंगे, धीरे से ग्रेजुअली विल स्टार्टेड हीटिंग। लेकिन हीट करने से पहले यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। तो लेट जो वेट हमने लिया दैट इज इक्वल्स टू W1। उसके बाद हम जब इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे, after heating when it will get converted into water, will again weight this। अगेन जब हम इसको वेट करेंगे तो यहाँ पे भी इसका वेट कितना आएगा, W1। दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया है ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पीस ऑफ आइस लिया इन अ कॉनिकल फ्लास्क, उसको वेट किया, जेंटली हीट किया, देन उसको हमने दोबारा वेट किया। सो वी फाउंड आउट दैट देयर इज नो चेंज इन दी वेट। तो वेट में उसके कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब है कि फॉर फिजिकल चेंजेस दिस लॉ इज वेरीफाइड। तो फिजिकल चेंजेस के लिए लॉ वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर केमिकल चेंजेस, कि जब कोई केमिकल चेंज अगर होता है उस केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो फर्स्ट उसमें आता है, सब हमने ले लिया एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, जिसको लेके ये लॉ को वेरीफाई किया गया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिएक्शन के बाद में कोई ना कोई प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, कोई ऐसा सॉलिड बनता है जो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया दैट वाज यूजिंग द लेंडोल्स ट्यूब। तो लेंडोल्स ट्यूब क्या है, एक एच टाइप का ट्यूब है, एच शेप्ड ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, दो जो ये ट्यूब्स हैं उसमें एक ट्यूब में हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, एंड दूसरे ट्यूब में क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पे ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इसको बहुत ही केयरफुली इसको वेट कर लिया गया। जब इसको वेट किया गया तो इसका वेट, लेट अस से कि W इसका वेट था, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग में वेट किया गया, देन उसके बाद ये जो ट्यूब है उसको हल्का सा टिल्ट किया गया ताकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। जब ये सॉल्यूशंस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वहां पे केमिकल चेंज अकर हो रहा है। तो कौन क्या रिएक्शन हो रहा है वहां पे, दिस सिल्वर नाइट्रेट plus sodium chloride. These two solutions, these are the reactants, they are mixing together and they are forming this silver chloride and sodium nitrate. Fine, so these are the products. तो यहाँ पे ये जो silver chloride है, these are our precipitates. यहाँ पे ये क्या बनेंगे, हमारे precipitates बनेंगे. So this is a precipitation reaction. तो जब ये reaction complete हो जाता है, again इस tube को दोबारा से वेट किया जाता है, सो इट इज फाउंड दैट अगेन द वेट इज इक्वल्स टू W। दैट मीन्स यहाँ पर भी जब हम वेट करते हैं, कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो वेट में कोई भी चेंज नहीं है, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल चेंज में भी वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो केमिकल चेंजेस हुए हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसके लिए, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस क्या होता है, टूट जाता है इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, मर्क्यूरी ऑक्साइड का। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में क्या होता है, अगर हमने सपोज 100 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है, ठीक है, और हम उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है, लेट अस से कि हमने यहाँ पे ये 100 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी में एंड ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन है यहाँ पे वो क्या है, दिस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन किया गया तो ऑब्जर्व किया कि अगर हमने 100 ग्राम्स मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है तो यहाँ पे हमारे पास 92.6 ग्राम्स क्या आता है, मर्क्यूरी आता है। एंड बाकी का ये जो 7.4 ग्राम्स है वो क्या आती है हमारे पास, ऑक्सीजन आती है। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है, 100। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में लिया एंड देन उसको हीट किया, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, पास होगी, और यहाँ पे जब वो वाटर में जाएगी तो ये ऑक्सीजन को हम यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको दोबारा से वेट करते हैं कि ये कितना टोटल आया है। तो जब इसको हम वेट करते हैं ये तो कितना आता है, 92.6 ग्राम हमारे पास मर्क्यूरी आती है एंड 7.4 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन आता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। ठीक है, दैट इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम अगर देखें तो हमें लगता है कि वो क्या है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे कुछ वुड हैं जिसको बर्न किया जा रहा है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऐश। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने 10 केजीज या कितने भी केजीज में हमने वुड लिया है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो ऐश आता है वो क्या आता है, कम आता है। सपोज यहाँ पे वो आ जाता है 8 केजी। ठीक है, तो ये 2 केजीज जो है, जो रिमेनिंग है वो कहाँ गया। या फिर अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं तो इन रिएक्शंस में भी क्या होता है, जो मास है प्रोडक्ट का वो स्लाइटली लेस होता है मास ऑफ रिएक्टेंट के। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होता है। यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर चीज के लिए वेरीफाइड है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उनका जो मास है वो प्रोडक्ट से ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन ने बोला कि मास जो है, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इक्वेशन क्या दी उसने, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मास क्या है, जो भी मास जो वहां पे लॉस हुआ है जितने भी मास का वो, एंड दिस c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो E इज इक्वल्स टू mc²। उसने इक्वेशन दी जिसमें उसने ये बोला कि ये जो मास है जो यहाँ पे कम आता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कभी रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो मास उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जो अब जो डेफिनेशन बनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वो क्या है, द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल but the sum of mass and energy during any physical and chemical change remains constant। ठीक है, तो मास और एनर्जी क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल मास और एंड एनर्जी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे अगर वुड है उसको बर्न किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करता है तो क्या आता है, एशेस। कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो कन्वर्ट होता है एंड वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वुड एंड ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एशेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड होता है, जो मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। नेक्स्ट इसके कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 4 grams ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 grams ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 grams क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, कुछ ऑक्सीजन है जिसका हमें वेट नहीं बताया है, और टोटल हमारे पास क्या बनता है, 36 grams ऑफ वाटर।
Find out how much oxygen must have been used by applying the law of conservation of mass. तो law of conservation of mass को हमने यहाँ पे अप्लाई करना और बताना है कि कितना जो ऑक्सीजन है वो कितना यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले इसकी वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मास ऑफ ईच सब्सटेंस गिवन। तो हाइड्रोजन हमें कितना गिवन है, 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन हमें पता नहीं है कितना है, एंड वाटर इज 36 ग्राम्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है इनका जो मास है वो इस प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस ये ऑक्सीजन का मास है जो हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। दैट मीन्स कितना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएगा, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें 32 ग्राम्स क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ताकि 36 ग्राम्स ऑफ वाटर वहां पे एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दैट इज 4.90 grams of KClO3 when heated produced 1.92 grams. So this is our product reactant. ठीक है, so ये 4.90 हमारा क्या है, reactant है। When it is heated produces 1.92 grams of oxygen and the residue KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस वेज 2.96 grams. Show that these results illustrates the law of conservation of mass. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारे पास जो मेन हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका मास कितना है, 4.90। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज KCl एंड ऑक्सीजन, इनका हमारे पास मास कितना है, 2.92 एंड 1.92। तो यहाँ पे इसका टोटल मास कितना हो गया, 4.88। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट था दैट वाज 4.90 ग्राम्स एंड प्रोडक्ट कितना है, 4.88 ग्राम्स। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0.2 ग्राम्स। सो दिस डिफरेंस इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस एंड इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो ये निग्लेक्ट हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है उससे समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and hit the bell icon for further notifications.